तानों की बौछार दिल छू लेने वाली कहानी। सीमा सुबह अपने कमरे से बाहर निकली तो वह पूजा करने लग गई। उसकी सासू माँ उसका कमरा चेक करने चली गई और बाहर आई तो बोलने लग गई। जब कमरे से बाहर आ ही गई थी तो पंखा तो बंद कर देना था, यूं ही फालतू में चल रहा है। और पंखा बंद कर दिया और दरवाज़ा बंद करके किचन में चली गई। और सीमा की आंखें भर आईं। जल्दी से पूजा खत्म की और अपने कमरे में गई और अपने 4 महीने के बेटे को गोद में उठाकर बाहर ले आई और किचन में गई। सासू माँ से बोली, माँ जी छोटू सो रहा था, तभी पंखा चलता छोड़कर आई थी, तो बोल देना चाहिए था, या फिर बात करने से तुम्हारी अकड़ कम हो जाती। वैसे भी अपने आप में ही रहती हो, कभी बात भी नहीं करती। मैंने सोचा कि यूं ही पंखा चलता छोड़ दिया। बिजली का बिल कितना आता है कि खर्चे की परवाह ही नहीं। अगर छोटू सो रहा था तो उसे उसके दादा के कमरे में ले जाकर डाल दे। ये नहीं सोचती कि खर्च बढ़ रहे हैं, कि कहीं से कोई बचत कर लेगी तो शान कम नहीं हो जाएगी। वह अपने बेटे को लेकर उसके दादाजी की कमरे की ओर बढ़ी, जहाँ वे दरवाजे पर खड़े थे। उन्होंने अपनी बहू के चेहरे की तरफ देखा। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी और चेहरा नीचे करके बोली, पापा जी इसे आपके कमरे में सुलाना है। वे हूँ करके बाहर आ गए और सीमा छोटू को उसके दादाजी के कमरे में सुलाने चली गई। और सीमा के ससुर जी अपनी पत्नी रेखा जी के पास किचन में आ गए और बोले, रेखा तुम बहू के साथ अच्छे से पेश नहीं आ सकती क्या? इसमें बहू की क्या गलती है? तो क्या हमारे बेटे की गलती है? जब से ब्याह कर आई है हमारे बेटे की नौकरी का ठिकाना ही नहीं रहा। 1.5 साल हुए हैं शादी को और 2 जगह नौकरी बदल चुका है। एक मैं थी कि आप प्राइवेट नौकरी करते थे और मेरे आते ही आपको सरकारी नौकरी मिल गई थी। इसे कहते हैं किस्मत। और एक बहू को देखो। बस करो रेखा, बहू सुन लेगी तो क्या सोचेगी। आप चुप रहिए और जाकर अपने पोते के पास बैठिए और मुझे मेरा काम करने दीजिए। सीमा किचन में आकर अपनी सासू माँ से बोली, माँ जी आप छोटू को देख लीजिए, नाश्ता मैं बना लेती हूँ। ठीक है बना लो, मुफ्त की रोटियाँ तोड़ने से अच्छा है कि कुछ करके खा लो। इतना बोलकर सासू माँ किचन से बाहर निकल गईं और तभी सीमा का पति आदेश बाजार से कुछ सामान लेकर आ गया, जो कि अपनी माँ की बात सुन चुका था। पर क्या करता, पर उसने सीमा को महसूस नहीं होने दिया कि उसने माँ की बात सुन ली है। अब सुनना तो पड़ेगा ही। उसने छोटू के बारे में पूछा तो उसने कहा कि वह दादा दादी के पास है। वह सीमा की नम आंखों वाला चेहरा ज़्यादा देर तक नहीं देख पाया और किचन से बाहर निकल गया। ये तो रोज की दिनचर्या हो गई थी। आदेश अपनी नौकरी के लिए कोशिश कर रहा था कि कहीं अच्छी सी नौकरी मिल जाए तो चैन की सांस ले। कई जगह पर नौकरी के लिए अप्लाई भी किया रखा था, काबिलियत के अनुसार जॉब नहीं मिल रही थी। माँ बाप की दया पर पल रहे थे, लेकिन अगर कुछ सहना पड़ता था तो आदेश को सीमा के लिए बुरा लगता था, क्योंकि वह जानता था कि वह चुपचाप सब सुनकर सह लेती है पर कुछ कहती नहीं है। आदेश और सीमा की शादी 1.5 साल पहले हुई थी। आदेश की जॉब दूसरे शहर में होने के कारण उसे सीमा को अपने साथ ले जाना पड़ा। शादी के 7 महीने के बाद ही आदेश ने नई जगह पर अप्लाई किया और पिछली जॉब छोड़ दी। 1 महीने के बाद दूसरी जॉब मिल भी गई। फिर सीमा प्रेग्नेंट हो गई थी। क्या जॉब अच्छी मिल गई थी तो कोई परेशानी भी नहीं थी। माँ पापा भी बहुत खुश थे। समय आने पर सीमा ने बेटे को जन्म दिया, लेकिन उस समय भी आदेश की जॉब छूट गई थी। अब प्राइवेट जॉब होती ही ऐसी है। छोटू के जन्म के 1 महीने बाद ही जॉब छूट गई थी तो आदेश ने सीमा को बहुत तसल्ली दी कि चिंता करने की कोई बात नहीं, जल्दी ही जॉब मिल जाएगी
और 3 महीने बीत जाने पर भी जॉब नहीं मिली तो उसके पिता ने उन्हें अपने पास घर वापस बुला लिया ताकि अपने घर में रहकर जॉब भी ढूंढ सके और घर का किराया भी बच जाए। 4 महीने के छोटू को साथ लेकर वे लोग अपने घर वापस आ गए और फिर शुरू हो गया सास के ताने। लेकिन ससुर जी सीमा को अपनी बेटी की तरह मानते थे। उसके हाथ में पैसे भी दे दिया करते थे ताकि उसे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े। और उसके विपरीत अगर सासू माँ सीमा को बाजार भेजती कुछ लाने के लिए तो एहसान जताकर पैसे देती और ये कह देती कि उसके पास पैसे तो होंगे नहीं, चलो कोई बात नहीं, ससुर जी की कमाई तो है, तो परवाह मत करो, जो चाहो खर्च करो। कभी खाना बनाने में देरी हो जाए तो सुना दिया जाता कि और कुछ नहीं तो खाना तो समय पर बना दिया करो, और अगर 2 रोटी बच जाती थी तो भी सुना देती थी कि फ्री का राशन है, बर्बाद किए जाओ। तब भी सीमा वह रोटियां दूसरे वक्त गर्म कर खा लिया करती थी। लेकिन रेखा जी देखते हुए भी नहीं टोकती थी कि बासी रोटी मत खाओ, दूध पीने वाला छोटा सा बच्चा है, उसके पेट में दर्द होगा। पर नौकरी तो आदेश की नहीं थी ना, तो उसकी सजा उसकी पत्नी और बच्चे को क्यों दी जा रही थी। कभी कभी आधी रात को छोटू जोर जोर से रोने लगता। सीमा और आदेश काफ़ी देर तक उसे लेकर घुमाते रहते थे। बहुत मुश्किल से ही शांत होता था। 1-2 बार तो रेखा जी ने छोटू के पेट पर हींग का लेप भी लगाया, ये कहकर कि उसके पेट में दर्द होगा। तो सीमा ने मन में सोचते हुए सासू माँ की ओर देखा कि बासी रोटी खाऊंगी तो बच्चा परेशान तो होगा ही। फिर भी सासू माँ अपनी हरकतों से बाज नहीं आती थी। कभी कहती कि मेरे आने के बाद तो इस घर में तरक्की की, और कभी कहती कि मेरी बेटी जब से ब्याह कर ससुराल गई है उसका बिजनेस दिन दूना रात चौगनी तरक्की कर रहा है, और एक मेरे बेटे को देखो ऐसी बहू मिली है, बस हमारी ही कमाई पर पलने लगे हैं। ये बातें तो वह तभी कहती जब आदेश आसपास नहीं होता और सीमा बेचारी अपने आप में ही कुढ़ती रहती थी। देखते देखते 6 महीने बीत गए और सीमा के चेहरे से रौनक गायब ही हो गई थी। लेकिन किसी से कुछ नहीं बोलती थी। ननंद आती तो वह भी 4 बातें सुना ही जाती। माँ की तरह वह भी उसे समय सुनाती जब उसका भाई पास नहीं होता। अगर ससुर जी कभी सुन लेते तो रेखा जी को डांट देते थे कि अभी हमारा बेटा मुश्किल में है और बहू उसका साथ निभा रही है, तुम्हें तो उसके साथ देना चाहिए। वक्त हमेशा एक सा नहीं रहेगा, बेटे को कभी तो अच्छी जॉब मिल ही जाएगी। वह कोशिश कर रहा है कि उसे इसी शहर में ही नौकरी मिल जाए। और बहू के मन में तुम इतनी नफरत भर रही हो कि जैसे तुम्हें उसके साथ रहना ही नहीं। उस पर अपनी बेटी को भी बोलने से नहीं रोकती हो। आखिर बहू के साथ तो हमें पूरी उम्र गुजारनी है, क्या उसके मन में तुम्हारे लिए इज्जत रह जाएगी? मत दिया करो ताना। कहते हैं कि समय सदा एक सा नहीं रहता। आदेश को आखिर जॉब मिल ही गई। उसे इस बार नौकरी अपने ही शहर में मिल गई थी। अब कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं थी। लेकिन उस घर में उसका मन नहीं करता था रहने के लिए। उसने अपने पति से कहा भी किसी दूसरे शहर में जॉब कर ले, तो आदेश ने समझाया कि परिवार के साथ रहने के लिए ही उसने इतना इंतज़ार किया। मैं सब जानता हूँ कि तुम बहुत कुछ झेल चुकी हो, पर अब मैं तुम्हारी ढाल बनकर खड़ा रहूँगा। अब कोई भी तुम्हें कुछ भी नहीं कह सकता, और अब तुम्हें कुछ सहने की भी ज़रूरत नहीं होगी। और फिर भी तुम्हारा मन नहीं लगता तो फिर मैं ट्रांसफ़र ले लूँगा। मैं जानता हूँ कि इन 6 महीनों में बहुत सहा है तुमने। अब माँ का तो स्वभाव ही ऐसा है, पर उन्हें अकेला भी तो नहीं छोड़ सकता। तो सीमा ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाकर सहमति दे दी। 1 महीना
बीता कि उसकी ननंद घर आई। उसने अपनी माँ को बताया कि उसके पति को बिजनेस में बहुत बड़ा घाटा हुआ है, तो उसकी सास उसे हर वक्त ताने देने में लगी है कि इस सब की वजह मैं हूँ, कि ऐसे कैसे वो तुम्हें ताने दे सकती है। अब तक सब ठीक था तो खुश थी, अगर कुछ दिन गिरावट के आ गए हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम्हें ताने दे, इसमें तुम्हारी क्या गलती है। अगर कुछ दिन बुरे आ गए हैं तो उन्हें तो तुम्हारी मदद करनी चाहिए, ना कि ताने देने चाहिए। तुम्हारा क्या कसूर है। तुम्हें सपोर्ट करना चाहिए, सहारा देना चाहिए। बच्चों पर इन बातों का क्या असर पड़ेगा। लेकिन आज सीमा भी चुप नहीं रह सकी, आखिर बोल ही पड़ी। वाह मम्मी जी, आप तो बड़ी भावुक है। मुझे तो पता ही नहीं था। जब मुझे आपके सहारे की ज़रूरत थी तो सहारा तो दिया, लेकिन तानों की बौछारों के साथ दिल छलनी करते रहे। और आज जब दीदी की बारी आई तो समझ आया कि उनकी सास को ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्हें बहू को सहारा देना चाहिए, वरना बच्चों पर क्या असर पड़ेगा। और दोस्त तो मेरे बच्चे का और मेरा भी नहीं था। जब आपने ताना सुनाकर बासी रोटियां खाने पर मजबूर किया था और मेरा बेटा पेट दर्द से तड़प उठा था, सुनकर सासू माँ की गर्दन झुक गई और उन्हें एहसास हुआ कि करने और सहने में कितना अंतर होता है। फिर सीमा ने कहा, कोई बात नहीं दीदी, वक्त आया है तो निकल भी जाएगा। हम सब हैं ना आपके साथ, परेशान नहीं होने देंगे आपको। पापा जी हैं जो अपनी बहू को भी परेशान नहीं होने देते हैं, तो बेटी को कैसे परेशानी में छोड़ देंगे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। दुख और परेशानी में अगर घर के सदस्य साथ खड़े रहें तो दुख कैसे कट जाता है पता भी नहीं चलता। आज ननंद भी अपनी कही गई बातों को याद करके शर्मिंदा थी। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।